आज हम क्लास 10th RBSC का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सोल्व करेंगे। दो 2025 मैथ सब्जेक्ट का पेपर हम आज सोल्व करने वाले हैं। इसके 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट ए के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले इसमें ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 15 है ना, फिर रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन, फिर अतिलघुतरात्मक वाले हैं 5 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 26 और 91 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम? तो दोनों के फैक्टर गुणनखंड करेंगे 26 और 91 के। तो 26 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 और 91 को लिखेंगे 13 7 91, है ना। ये गुणनखंड इस तरह से होते हैं, जानते ही हम पढ़ा हुआ है कि भाई इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि इनके आगे और गुणनखंड नहीं हो सकते और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे 13 को मैं केवल 13 गुना 1 ही लिख सकता हूँ, बाकी जैसे यहाँ 4 होता तो फिर 4 के और 2 गुना 2 करता, पर यहाँ पे ऐसा कोई टर्म है नहीं जिसके हम आगे और फैक्टर करें। अब HCF क्या होता है? इनमें कॉमन, दोनों में जो कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में जो इसमें भी हो और इसमें भी, तो दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? 13। तो इसका हमारा HCF क्या हो जाएगा? 13। तो इस तरह इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा। फिर द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 में मूलों का योग होगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल हम अल्फा और बीटा लेते हैं, इनका योग अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिखते हैं? -b/a, जहाँ पे b इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + bx + c से, है ना। ये हमारी द्विघात समीकरण होती है स्टैंडर्ड रूप में। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया? 1, b का मान क्या है? 7 और c का मान क्या है? 10। अब ये मान हम इसमें रखेंगे तो माइनस तो है, b की जगह कौन है? 7 और a की जगह 1, तो ये -7। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 10, -7। मूलों का योग क्या होगा? -7। क्वेश्चन नंबर 3। x + y = 10, x - y = 6 हो तो x व y के मान क्या होगा? तब इनको हम x + y = 10 और x - y = 6, है ना, विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे। तो हमें पता है इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से y गायब हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा जुड़ के, और ये आपस में तो जोड़ेंगे तो x में x जोड़ा तो 2x, y से y कैंसिल बराबर, और 10 और 6 कितने हो गए? 16, है ना। जोड़ने का मतलब यहाँ पे भी जोड़ और यहाँ पे भी जोड़, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा फाइनली, और ये y से y कैंसिल, x में x जोड़ा तो 2x और 10 और 6 कितने हो गए? 16। अब यहाँ से आया 2x का मान 16, तो x का मान क्या हो जाएगा? 8, है ना। तो x का मान तो 8 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, 2, मान लीजिए 1 में रखा मैंने, तो यहाँ लिख, तो हालांकि सोल्व नहीं करना है हमें ज़्यादा, पर अगर मान लो सोल्व करके लिखना होता तो हम इस तरह से लिखते हैं। तो समीकरण 1 से तो x की जगह रखेंगे 8 + y = 10, और यहाँ से y बराबर हो गया 10। 8 इधर प्लस का है तो इधर गया तो माइनस, 10 में से 8 गए तो 2, तो x का मान 8 और y का मान 2, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात समीकरण ax² + bx + c में विभक्ति कर ज्ञात करने का सूत्र, है ना। तो एक तो श्रीधराचार्य हमें याद रहता है, -b + -√b² - 4ac/2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने। तो अब जो अंडर रूट के अंदर जो लिखा होता है इसे हम विभक्ति कर या डी कहते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? b² - 4ac, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये क्या काम आता है? इससे हम बता सकते हैं कि भाई मूल वास्तविक है या काल्पनिक, है ना। काल्पनिक मतलब वो आयोटा वाले, वैसे पढ़ा हुआ है, पर फिर भी हम साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है 7 13 19 25 का 12वां पद, मतलब a12 निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है, an बराबर होता है a + n - 1 d, जहाँ पे a है प्रथम पद, n है पदों की संख्या और d क्या है? सार्व अंतर।
ठीक। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ए क्या है 7, बी क्या है A2 माइनस A1 है ना। 13 में से 7 गए तो 6, 19 में से भी 13 गए तो 6, 25 में से 19 गए तो 6, मतलब डी क्या आ गया यहाँ पे 6, और एन का मान हमें पता है 12, पूछ रहा है 12 पता है ना। तो यहाँ पे हम A12 फाइंड करेंगे। ए की जगह रखेंगे 7 प्लस एन माइनस 1 तो 12 माइनस 1, और डी कितना है 6, तो 7 प्लस 12 में से 1 गए तो 11 तो 6, तो 7 प्लस 11 से 66, 66 और 7 73। तुम्हारा आंसर क्या आ गया 73, 73। दिए गए चित्र में यदि डी ई समानांतर बी सी है तो अक्ष का मान, इसमें चित्र इस तरह से है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में है ना, यहाँ प्रिंट नहीं हुआ इसमें। ये डी ई दी हुई है और ये है बी सी और ये है ए। इसके मान दिए हुए थे, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये है 4 और ये है x, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। ठीक। अब ये डी ई और बी सी दोनों क्या है समांतर, तो समांतर होती है तो ये जो इनके बीच से अगर कोई भी जो रेखा या रेखाखंड जाता है वो इस भुजा के 2 हिस्से करेगा और इसके भी 2 हिस्से, तो इधर का जो अनुपात होगा वही इधर का होगा। तो यहाँ से हमें पता है कि हम लिख सकते हैं 4/6 के बराबर होगा x/9। अब हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 4/6 और इस 9 को इधर लेके जाएंगे, बटे हुए में है तो इधर गुणा में, तो गुणा 9। अब इनको काटेंगे, मतलब कैंसिल करना है, तो 3 के पार्ट में 9 आते हैं 3 बार और 6 आता है 2 बार। गुणा करो 4 3 12 बटे हुए, अच्छा यहाँ यहीं कट जाएंगे, 2 से 4 भी कट जाएंगे कितनी बार 2 बार, तो 2 तिया 6, कितना रह गया 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे 6। ऑप्शन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त का व्यास ए बी है तथा ए के निर्देशांक दिए हुए 3 और -10 और बी के निर्देशांक दिए हुए 1 और 4, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। हमें पता है कि कोई भी व्यास होता है वृत्त का तो केंद्र कहाँ होता है बीच में, है ना, x y। इसके निर्देशांक दिए हुए हमें, ये पॉइंट M मान लिया मैंने, तो ए के निर्देशांक दिए हुए 3 -10 और बी के निर्देशांक दिए हुए 1 और 4। अब बीच मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें पता करना हो तो क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बटे हुए 2 और y1 प्लस y2 बटे हुए 2, है ना। इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देंगे तो हम बीच वाले पॉइंट निकल जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 में ये, और इधर जोड़ा तो -10 प्लस 4 बटे हुए 2, 3 और 1 4, 4 बटे हुए 2 मतलब 2, और ये माइनस प्लस तो 10 में से 4 गए तो 6, और नेगेटिव तो माइनस के 6 और बटे हुए 2, तो यानी कि माइनस का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 - 3, है ना, गलती से ये नहीं करना है। फिर साइन 60 का मान, अच्छा अब ये जो साइन 60 का मान है ये वाली टेबल हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हम बना ही लेते हैं एक बार। इधर साइन ये 0 वाली हो जाएगी, इधर 30 45 60 और 90। थोड़ा टाइम लग रहा है टेबल में, क्लास में तो पहले ड्रॉ लेनी चाहिए, थोड़ा इंक चेंज करते हैं हम। पॉइंटर ऑप्शन इंक कलर ब्लैक ले लेते हैं,
तो यहाँ आ जाएगा साइन कोस टेन थीटा, और यहाँ लेते हैं हम कोट सेक और कोसेक, है ना। वैसे ये टेबल हमें याद होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60 और 90 ऐसे चलती है। अब यहाँ पे मान के आएगा साइन 0 का 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 में 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कोस में पीछे से ले लेंगे हम, तो ये 1, ये √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। 10 साइन बटा कोस, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, 1/2 में √3/2 का भाग दिया तो 1/√3। ये 10 45 1 हो जाएगा, 10 60 √3 और ये इनफाइनाइट। कोट 10 का उल्टा होता है, तो 0 का अपोजिट क्या आएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा मतलब व्युत्क्रम ना, रेसिप्रोकल 1/√3 और इनफाइनाइट का 0। सेक कोस का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट 1, √3/2 का 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट, है ना। उल्टे करने का मतलब है व्युत्क्रम करना, मतलब 1 के बटे में लिखना। अब जैसे अब 0 है तो 0 का उल्टा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 को 1/0। तो अब 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट, है ना, वैसे उस तरह से। कोसेक 0 का व्युत्क्रम इनफाइनाइट, यहाँ 2, यहाँ √2 और ये 2/√3 और ये 1। वैसे ये टेबल अच्छे से रटते हैं हम सब, तो वही टेबल है, बस याद रखनी है हमें, है ना। अब साइन 60, तो साइन 60 क्या है, इस टेबल से हम बता ही सकते हैं वैसे तो, √3/2। अच्छा, रूट नहीं लगा हुआ है, ये √3/2 और यहाँ पे भी √2/√3, ये 1/2 और 1/√2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नतांक कोण। कोई बात नहीं, वृक्ष है, ये वृक्ष मान लिया मैंने, कितना मीटर, 10 मीटर। वृक्ष की छाया, छाया ऐसे पड़ेगी, तो ये होगी 10√3 मीटर, है ना। पेड़ के पास में बनती छाया इस तरह से, इधर बने कहीं भी बने, कोई दिक्कत नहीं। और उन्नतांश कोण मतलब ये वाला एंगल निकालना, और इसको हम क्या मानेंगे, थीटा। तो पढ़ा है हमने लाल बटा कक्का, ये होता है साइन, ये कोस और ये टेन, है ना। एल मतलब लंब, कर्ण, आधार। तो लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा। आधार, थीटा के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन सी, जो 90 डिग्री के साथ हो, है ना। दोनों थीटा के पास में तो ये भी है और ये भी है, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, ये, क्योंकि ये एंगल 90 है, तो 90 वाली को हम क्या बोलेंगे, आधा। और कर्ण तो जो बच गया, ठीक। तो अब इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जिसमें इसका और इसका दोनों का उपयोग हो। तो ये तो है लंब और ये आधा, तो मतलब टेन वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधा। तो लंब आधा 10 और आधार कितना है, 10√3। 10 से 10 कैंसिल, तो बच गया 1/√3। और 1/√3 अभी हमने देखा था किसमें होता है, 10 30। तो इसको हम लिखेंगे 10 30 और थीटा का मान क्या आ गया, 30, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री। 10वां क्वेश्चन, वृत्त के किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। ये वृत्त है और बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो अब इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचनी तो कितनी खींच सकते हैं हम, मैक्सिमम। ये वृत्त और ये बाहरी बिंदु, तो इससे अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है तो एक तो ये और एक ये, दो ही खींची जा सकती है। कितनी खींच सकते हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यीकरण का क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता हूँ। क्या पूछा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यीकरण का क्षेत्रफल
ये वृत्त है, सही नहीं बन रहा है पर समझ सकते हो आप, है ना। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, और इसे हम कहते हैं त्रिज्या खंड। ये वाला जो हिस्सा है ये इस पे बना रहा है थीटा कोण। तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें कितना चाहिए, केवल ये थीटा जितना, केवल इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थीटा निकाल लेंगे, किसमें से, पूरा कितना होता है ये चारों तरफ 360। तो इसका फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे हुए 360। अच्छा, क्वेश्चन 11 के ऑप्शन है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे हुए 360, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे हुए 360, पाई आर इंटू थीटा बटे हुए 360, और पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे हुए 180। अब देखो ये तो हमें पता है क्षेत्रफल है, तो पाई आर वाली तो टर्म आनी नहीं है। और क्योंकि ये देखो 360 नहीं, सॉरी 360 ही होगा, क्यों, क्योंकि 180 तो होगा नहीं, पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 360। तो आंसर नंबर बी। 12वां क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर या क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो रहा था, कैसे पता चला मेरे को, आयतन में किसी का भी आयतन ले लो आप, घना गोले, तो उसमें जो ये होगी ना दूरी 3 बार आनी चाहिए, और क्षेत्रफल में कितनी बार आती है, 2 बार, है ना। तो आयतन में ध्यान रखना हमेशा क्यूब आएगा, किसी का भी हो। जैसे हम उसका बेलन का पढ़ते हैं तो क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब उसमें जो सेंटीमीटर मीटर वाली जो चीज़ होती है ना, मतलब दूरी, है ना, जिससे हम करते हैं, तो वो क्या होती है, अब जैसे आर 2 बार तो आर आ गई, 1 बार एच आ गई, तो यहाँ पे भी है 3 बार। तो आयतन में हमेशा कोई भी चीज़ कितनी बार आएगी, कोई भी मतलब दूरी वाली चीज़ कितनी बार आती है, 3 बार। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो 4/3 पाई में आंसर पूछ रहा है, पाई को ऐसे कैसे रख लेंगे, आर क्यूब, तो 3 का क्यूब। अब इसको हम ऐसे लिख लें, 4/3 गुना पाई, और 3 का क्यूब को 3 गुना 3 गुना 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9, 9 चौके 36, 36 पाई, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसके भी ऑप्शन गायब। इसके ऑप्शन है 44 पाई, इसके ऑप्शन होंगे पाई आर, आर प्लस एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर, आर प्लस एच। क्वेश्चन क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जिसकी त्रिज्या व ऊंचाई एच। तो बेलन इस तरह का होता है हमारे पास, है ना, ये इसकी ऊंचाई एच और त्रिज्या आर। अब इसका वक्र पृष्ठीय मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्या निकलेगा, एक तो क्या 2 पाई आर एच प्लस दोनों वृत्त का भी क्षेत्रफल, नहीं 2 पाई आर एच, केवल वक्र पृष्ठ में तो क्या आएगा, केवल चारों तरफ, ऊपर नीचे वाले नहीं आएंगे। तो 2 पाई आर एच, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय 2 पाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे तो फिर वो जाएगा 2 पाई आर एच तो होगा, और साथ में ऐड होंगे दोनों वृत्त के क्षेत्रफल। तो फिर उसको हम 2 पाई आर कॉमन लेके एच प्लस आर लिखते हैं, है ना। ये होता है संपूर्ण, और केवल वक्र में चारों तरफ के। क्वेश्चन नंबर 14, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता। पासा है, पासा को फेंका तो 6 आना। अब उसमें कौन कौन आ सकता है, 1 आ सकते हैं, 2 3 4 5 6, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, संभावित स्थिति बटे हुए
कुल स्थिति है ना, ये कुल चांस तो कितने हैं भाई, 6। 6 में से कोई भी आ सकता है तो 6 चांस हो गए, और 6 अंक कितनी बार आएगा तो उसकी प्रायिकता होगी 6 में से 1, तो 1/6। क्वेश्चन नंबर 15 वस्तुनिष्ठ लास्ट प्रश्न है ये। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का मध्य। तो इसका मध्य निकालना है तो टर्म गिन लो पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। इन सबके बीच में अंतर कितने का है, 2 का है ना। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15। तो अब इनमें क्या हो जाएगा, मध्य निकालना है तो बीच वाली टर्म हो जाएगी। तो 7 है तो 3, 4, 5, 6, 7। तो अब ये इसको पकड़ लो बीच वाली, ये 3 साइड हो गए, 3 साइड हो गए, तो 3 छोड़ के ये 9। मध्य निकालने का वैसे तरीका क्या होता है, सभी को जोड़ो, सभी का योग बटे हुए n। n कितने हैं यहाँ पे 7, तो फिर जोड़ के भाग देना, उससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रेखा a1 अक्ष, क्वेश्चन क्या है ये, रेखा a1 अक्ष b1y प्लस c1 तथा a2 अक्ष b2y और c2 में यदि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 और तो रेखाओं के हल होंगे, तो कितने हल हो जाएंगे, अनंत। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, समपाती, एक दूसरे के ऊपर है ना। और 3 तरफ से पढ़ते हैं, एक समपाती, एक समांतर और एक प्रतिच्छेदी। तो समांतर में तो क्या होगा, कोई हल नहीं, और इसमें अद्वितीय, और यहाँ पे अनंत। इसकी कंडीशन ये है, कोई हल नहीं की कंडीशन क्या हो जाएगी, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1 और c2 क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। और अद्वितीय में क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। ये कंडीशन हमें याद रखनी। सेकंड क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु ये हो गया, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। क्या हो जाएंगी यहाँ पे, लंब, 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90। तीसरा, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। ये घड़ी, मिनट की सुई, टोटल कितने, 60 मिनट। कोण कितना बनेगा, चारों तरफ घूमेगी तो 360, तो 1 मिनट में कितना बन जाएगा, यहाँ से 360/7, 0 से 0 कैंसिल, 6, 36, तो 6 कितना कोण बनेगा 1 मिनट में, 6 डिग्री। अब इसमें और भी अलग सवाल बनते हैं ना, घंटे की सुई का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये पाई r स्क्वायर h किसका होता है, बेलन का। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h बेलन के आयतन का 1/3 यानी कि 1/3 होता है शंकु का आयतन। पांचवा क्वेश्चन, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के व्यास सिरे ये हो गए पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होगी, समांतर। कैसी होती है, समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस खालिस्तान माध्य। ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक प्लस 2 माध्य, सॉरी प्लस नहीं माइनस, है ना। तो अब बहुलक और माध्य को उधर ले जाए, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वो हो गए। अब बात करते हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3825, अब इसमें भाजकता के नियम बहुत काम आते हैं हमें, एक बार कर लेते हैं रिवाइज। 2 का क्या होगा, मतलब किसमें किसका भाग चल जाएगा वो देखने के लिए हम भाजकता के नियम देखते हैं। तो 2 का भाग किसमें जाएगा, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्या। 3 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग,
अंकों का योग किससे भाज्य हो, 3 से। 3 से भाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। ये का ये नियम 9 में होता है। अंकों का योग किससे भाज्य होना चाहिए, 9 से। 2 के जैसा ही नियम किसका होता है, 4 का। 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग चल जाए तो वो संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। फिर 8 वाले में क्या होता है, ये एक जैसे होते हैं, 2 4 8 के 3। 2 में क्या लास्ट का 1 देखना था, 4 में लास्ट के 2, 8 में लास्ट के 3। लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का भाग चल जाए तो वो संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। 2 हो गया, 3 4 5 के में क्या है, लास्ट में क्या हो, 0 या 5 लास्ट में, तो संख्या 5। 10 में क्या होगा, लास्ट में 0। फिर 7 में क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या 343, तो हम क्या करते हैं, इसका दुगुना, कितने हो गए 6, और ये बाकी की संख्या में से घटाना है। तो 34 में से 6 गए तो 28। 28 में 7 का भाग जाता है, मतलब 343 में 7 का भाग जाएगा। बड़ी संख्या हो तो हम क्या करेंगे, दुगुना करो 18, इसमें से घटाओ 50 5 4। अब भी पता नहीं चल रहा है, इसका दुगुना करो 0, 0 घटाया 455। अभी पता नहीं चल रहा है, दुगुना करो 10, 45 में से 10 गए तो 35। 7 का भाग 35 में जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इसका मतलब इसमें 7 का भाग चल जाएगा। देखें देख लो, 7 का भाग 45 में 5 बार, 10 बचे 106, 7 पंजे 35, 7 संग 42, 6 बार चल गया, कितने बचे 3, तो 7 पंजे 35, 1 18, 7 दूनी 14, 4 49। तो अब 5 3 8 11 2 13 5 18, छोटी से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो 2 का तो भाग नहीं जाएगा, 3 का चल जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 22 हो गए, 3 7 21 और 1 15, 3 पंजे 15। फिर 3 7 10 5 15, वापस 3 का चल जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1 15, 3 पंजे 15, 4 2 6 5 4। अब की बार 3 का नहीं जाएगा, 5 का भाग 42 में 5 बटा 40, 2 बचे 25, 25। फिर वापस 5 का जाएगा, बिल्कुल लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 का 5 बचे 3 35, 5 7 35। अब की बार 17 तो भाज्य संख्या है, 17 में 17 का भाग जाएगा। तो इसको क्या लिखें हम, 3825 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको और शॉर्ट में लिखे तो 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 स्क्वायर फिर 5 स्क्वायर गुना 17। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये इधर समझाने का था और बाकी सवाल ये। यदि मूलों का योग -3 है और मूलों का गुणनफल 2 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। मूलों का योग और द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या होती है हमारे पास, ax² + bx + c। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा 2। तो द्विघात समीकरण निकालने का इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम a हटा दें तो वो लिख देंगे हम x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, है ना, ये प्लस का ये माइनस फिर प्लस, त्रिघात होती तो फिर वो प्लस माइनस उस तरह से हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं x² रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, x प्लस अल्फा बीटा 2 बराबर 0। आगे सोल्व करें तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। अब की बार में an दिया हुआ है, n का मान पूछा, देख लेते हैं। ये कितना है 3, डी कितना है 8 में से 3 घटा लो, किसी में मतलब 8 में से 3 गए तो 5, तो डी कितना हो गया 5। ऐसे कैसे 13 में से 8 घटाओगे तो भी कितना आएगा 5, 18 में से 13 गए तो भी 5। तो फॉर्मूला लगाएं, ए एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, एन पता करना है, पता नहीं है, डी कितना है 5 और ए एन क्या है 78। अब हमें पक्षांतर इधर उधर करना है, तो
सबसे पहले 3 इधर जाएगा तो 78 माइनस 3 बराबर n-1 5। 78 में से 3 गए 75 बराबर n-1 5। फिर 5 इधर गए, ये यहाँ पे गुणा में फिर जाएगा तो बाद में 75/5 बराबर n-1। तो n-1 का क्या मान आ गया 15। भाई 5 से 75 को काटेंगे तो 15×75 15 -1 इधर से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 15 प्लस, तो n बराबर कितना आ गया 16। और ये हमारा क्या है आंसर। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान, वही टेबल का मान ही है वो वाली। तो sin 60 और cos 30 ना, तो ये सेम होता है, और sin 30 cos 60 भी क्या होता है सेम। तो sin 60 क्या होता है √3/2, cos 30 ये भी √3/2, प्लस sin 30 होता है कितना 1/2, तो cos 60 भी क्या होता है 1/2। गुणा करो तो √3 को √3 से करा तो 3 और 2 दूनी 4, प्लस 1 का 1 और 2 दूनी 4, 3/4 में 1/4 बेटा तो 1 नहीं पता 4, 3 प्लस 1 4 एलसीएम लिया, ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गए 1। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या करना चाह रहा है, भूमि के एक बिंदु, पहले तो मीनार बना लेते हैं, मान लो ये मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला हिस्सा, और भूमि का बिंदु ये है, कितनी दूरी है 30 मीटर। मीनार के शिखर, ये रहा शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई h। और वापस ये दोनों काम आनी चाहिए और थीटा में दिया हुआ है, तो कौन सा लगेगा वही लाल बटे कक्का में से कौन सा लगेगा, ये लंब बटे हुए आधार tan थीटा वाला। tan थीटा बराबर थीटा के सम्मुख भुजा ना, जिसे हम लंब कहते हैं, सम्मुख भुजा बटे हुए थीटा की संलग्न, क्योंकि अब यहाँ पे सोल्व करना है तो हमें पूरा सही से लिखना पड़ेगा, थीटा की संलग्न भुजा। तो tan थीटा कितना है 30, थीटा की सम्मुख भुजा h मानी हमने, थीटा की संलग्न भुजा की दे रखी है 30 मीटर, tan 30 1/√3 h बटा 30। यहाँ से h फाइंड करना है तो 30 को उधर भेजेंगे 30/√3, परिमीकरण कर दो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 30√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 के पहाड़े से 30 कटेगा 10 बार, तो आंसर आ गया हमारे पास 10√3 ना। ये परिमीकरण क्यों करा, क्योंकि 30/√3 पढ़ने में समझने में अच्छा नहीं लगा, हालांकि यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन परिमीकरण से थोड़ा ये अच्छा दिखेगा। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला √3 3 बन जाएगा, ऊपर √3 रह जाएगा, और इस तरह से इसको सोल्व करें। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट पार्ट ए के ऑब्जेक्टिव हो गए 15, और रिक्त स्थान हो गए 6, और ये हो गए हमारे अति लघुत्तरात्मक कितने 5। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पार्ट बी ना, एक वीडियो में ये सब बड़े हो जाता है, वीडियो बड़ा हो जाता है, तो छोटे छोटे 3 पार्ट में कर लेंगे, पार्ट बी और पार्ट सी। थैंक यू।